Hello everyone, I am Bhavna Mishra Pandey, and in today's class we will cover the chapter The Ailing Planet, the Green Movement's Role. So, let's start with the author. Nani Ardeshir Palkhiwala is the author of this chapter. He was born on 16th January 1920 and died on 11 December 2002. He was an Indian jurist and liberal economist. तो वो किससे जुड़े हुए थे? ज्यूरी यानी कि न्याय व्यवस्था से. He was a great jurist. The Ailing Planet, the Green Movement's Role was an article published in the newspaper The Indian Express. तो ये एक आर्टिकल था जो कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में 24 नवंबर 1994 को पब्लिश हुआ था. सो द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल वॉज, क्या था ये? एक आर्टिकल. नानी पालखीवाला ने इसको लिखा था किस बारे में? डिक्लाइनिंग हेल्थ कंडीशन ऑफ अर्थ. एंड इस चैप्टर में, इस आर्टिकल में क्या बताया गया था? डिक्लाइनिंग हेल्थ. डिक्लाइनिंग मीन्स खराब होती हुई हेल्थ. किसकी? अर्थ की. जो खराब होती हुई कंडीशन है उसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया था. एंड दिस चैप्टर इज एडेड हियर इन योर बुक हॉर्नबिल as the chapter. So let's start. Green movement started nearly 25 years ago. ये green movement ये start हुआ था 25 years पहले. कब? यानी कि 1994 से 25 years back की बात चल रही है ये. The world's first nationwide green party was founded in New Zealand in 1972. तो सबसे पहली जो ग्रीन मूवमेंट के लिए बनाई गई पार्टी थी न्यूजीलैंड में बनी थी 1972 में. सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक. और तब से इस आंदोलन ने, इस मूवमेंट ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. मीन्स चलता ही गया, प्रोग्रेस करता गया. इन फैक्ट नो अदर मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री वॉज एक्साइटेड ह्यूमन रेस सो मच एज द ग्रीन मूवमेंट. सो अगर ये कहा जाए, देखा जाए तो ये मूवमेंट सबसे बड़ा मूवमेंट था. एंड आज तक वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना कोई बड़ा ग्रीन मूवमेंट नहीं हुआ है जिसने ह्यूमन रेस को इतना ज़्यादा एक्साइट किया है, उत्सुक किया है. So, for the first time, there is a growing awareness that the earth itself is a living organism. And जब से ये movement चला तब से क्या है, पहली बार ये फील किया गया, लोगों में एक अवेयरनेस थी, एक चिंता थी. किस बारे में? कि ये जो धरती है, ये जो हमारी अर्थ है, ये भी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. मीन्स ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं. यू कैन से ये एक लिविंग बीइंग है. तो ये अवेयरनेस, ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस कब हमारे मन में आई? जब ये फर्स्ट टाइम, जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ. इट हैज़ ओन मेटाबॉलिक नीड्स. एंड हमने ये जाना, हमने ये महसूस किया कि इसके बहुत सारे इसेंशियल प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. एंड इसकी खुद की मेटाबॉलिक नीड्स हैं. मेटाबॉलिक नीड्स मीन्स ऐसी नीड्स कैपेबल ऑफ चेंज. मीन्स परिवर्तनशील इसकी नीड्स हैं. कुछ इसेंशियल, कुछ प्रोसेसेस भी होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं. द साइंस पर्टेनिंग टू द अर्थ्स लाइफ शो अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. एंड जब ये मूवमेंट चला, लोगों ने इसके बारे में जानना शुरू किया, तो क्या हमको यहाँ पे चिन्ह दिखाई दिए? द साइंस पर्टेनिंग. पर्टेनिंग यानी कि उससे जुड़े हुए हमने क्या तथ्य देखे, क्या चिन्ह देखे कि अर्थ की जो लाइफ है वो क्या बताती है कि जो ये धरती है ये एक पेशेंट की तरह हो गई है जिसकी हेल्थ जो है डे बाय डे डिक्लाइन होती जा रही है, इल हेल्थ में है, फॉलिंग हेल्थ है, यानी कि कंडीशन इज नॉट गुड. People have now fully realized their moral duty to be good custodians of this planet and responsible trustees of the legacy to future generations. And जब से ये movement चला, people को धीरे धीरे realize होने लगा, महसूस होने लगा कि हमारी भी moral duty बनती है, कुछ नैतिक ड्यूटी बनती है कि हम क्या करें? good custodians बने.
गुड कस्टडियंस मतलब हम इसका अच्छे से इस पे कंट्रोल करें, कैसे, नैतिकता से। नैतिकता से क्या करें, ये हमारी एक तरह से केयर टेकर बने, स्टीवर्ड्स यू कैन से, स्टीवर्ड्स कह सकते हैं, कस्टडियन कह सकते हैं, आप केयर टेकर्स कह सकते हैं। वी हैव टू बी केयर टेकर, वी हैव टू बी टेक केयर ऑफ दिस प्लैनेट, जो कि हमारा, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ट्रस्टी की तरह। एक ट्रस्टी की तरह मीन्स, ट्रस्टी का मीन्स होता है किसी धरोहर को नियंत्रण करने वाला। ट्रस्टी का मीन्स होता है कोई पर्सन जो कंट्रोल करे किसी मनी को, किसी प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से। तो ये धरती भी क्या है, एक तरह से हमारी गुड कस्टडी में रहनी चाहिए, हमको इसकी देखभाल करनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, फ्यूचर जनरेशन को बहुत अच्छी कंडीशन में इस अर्थ को सौंप सके। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्लैनेट के लिए। कौन सा प्लैनेट? द ब्लू प्लैनेट आर अर्थ। The World Commission on Environment and Development popularized the concept of sustainable development in 1987. Guys, in class 10th you must have studied this sustainable development in your कौन सा चैप्टर आपने रीड किया था SST में? आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट किया था ज्योग्राफी में, और एक चैप्टर और था आपका ओनली डेवलपमेंट। दैट चैप्टर अगर आपको रिमाइंड हो रहा है तो उसमें आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था 1987 में किसने पॉपुलराइज किया, किसने फेमस बनाया? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्होंने पॉपुलराइज किया ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ है, यानी कि एक ऐसा पोषण एंड वहनीय विकास, यानी कि जो कि कंटिन्यू हो सके लंबे टाइम के लिए, ठीक है, जो कि नेचर फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, नेचर के साथ खिलवाड़ करने वाला ना हो। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट डिफाइंड द आइडिया एज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट, दिस इज नॉट विदाउट, दिस इज विदाउट गाइज, WITHOUT, ऑलराइट, सॉरी हियर इट्स माय मिस्टेक। सो क्या था ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1987 में वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट ने पॉपुलराइज किया, इसका क्या कॉन्सेप्ट था कि जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट तो हो, विकास तो हो, हमारी प्रेजेंट नीड्स को भी पूरा करे, लेकिन एंडेंजरिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए इस सारी पृथ्वी को खतरे में डाल के अपनी नीड्स पूरी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी ये जो धरती है जैसी हमारे लिए है वैसी ही होनी चाहिए, इसको हम इल हेल्थ में उनको ना सौंपें, एंडेंजर्ड होते हुए हम ना देखें, बल्कि इसको अच्छी तरह से हम रखें। अपनी मीट देयर नीड्स मतलब अपनी नीड को हम पूरी करने के लिए उनकी नीड्स खतरे में नहीं डाल सकते, यानी कि वो अर्थ जो है वो हमको उनको कैसे देनी है, बहुत ही एक जैसे ट्रस्टी की तरह हमको उसको सौंपना है बहुत अच्छे तरीके से। Man is the most dangerous animal in this world. Now he has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. Man क्या है? इंसान एक बहुत ही you can say खतरनाक प्राणी है, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड, सबसे खतरनाक प्राणी। एंड अब उसने क्या सीख लिया है, उसने ये सीख लिया है कि हम अगर डोमिनेशन पे बेस्ड जो सिस्टम है इसको हम क्या करें, इसको हमको क्या करना है, हमें अपना डोमिनेशन, ओनली अपना ही डोमिनेशन नहीं रखना है। डोमिनेशन का मतलब होता है प्रभुत्व। कहते हैं ना, अब मेरे पे बॉस गिरी झाट रही है, मेरे ऊपर ही मतलब रॉब चला रही है, ये यहाँ की ओनर है क्या, तो हमको ऐसा ओनरशिप की बात नहीं करनी है, उस पर डोमिनेट नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, पूरे सिस्टम के साथ हमको पार्टनरशिप से, यानी कि ये धरती सब की है, मिल बांट के शेयरिंग के हिसाब से हमको चलना है। साइंटिस्ट हैव अरेंज्ड लिस्ट ऑफ 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ बिसाइड्स मैन, एंड साइंटिस्ट्स ने हमको एक सूची बताई है, एक लिस्ट दी है, जिसमें क्या, जिसमें उन्होंने बताया है कि ओनली मैन का ही डोमिनेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे मैन के अलावा 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज हैं, जीवित प्रजातियाँ हैं अदर एनिमल्स की। तो
हमको क्या करना है, डोमिनेशन के साथ नहीं बल्कि पार्टनरशिप के साथ, यानी कि हमको कैसे करना है, हमको मिल के सबके साथ रहना है। अबाउट 3 to 100 millions other living species still stay unnamed in humiliating darkness। और अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, लिविंग स्पीशीज हैं जो कि अननेम्ड इन ह्यूमिलिएटिंग डार्कनेस, ह्यूमिलिएटिंग यानी अपमानजनक स्थिति में अभी भी रह रही हैं यहाँ पे हमारी अर्थ में। ओके, सो the Brand Commission was the first international commission to deal with the question of ecology and environment। So सबसे पहला इंटरनेशनल कमीशन जो था वो था ब्रांड कमीशन, एंड इसने क्या किया था, परिस्थिति एंड पर्यावरण को क्या किया, क्वेश्चन हमारे सामने रखा, इसके बारे में जो वर्णन करना था, इसके बारे में सबको बताना था। तो ये फर्स्ट कमीशन कौन सा था, ब्रांड कमीशन। ये फर्स्ट इंटरनेशनल कमीशन था जिसने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी बातों से पीपल को, दुनिया को अवगत करवाया। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन वेदर वी वर टू लीव आवर सक्सेसर अ ड्राइड अर्थ ऑफ इंक्रीजिंग डेजर्ट्स, पुअर लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट। तो हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू कैन सी फर्स्ट टाइम ब्रांड कमीशन ने एक रिपोर्ट दी एंड उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया, किससे, कि हमको ये धरती को कैसे रखना है, हमारे जो कमिंग सक्सेसर्स आएंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां आएंगी, उनको हम ये धरती किस हिसाब से सौंपेंगे कि उनके लिए हम सूखी मरुस्थल, डेजर्ट की सूखी धरती एंड जो सीनरीज हैं वो कैसी इंक्रीजिंग डेजर्ट्स होंगे वहाँ पे, पुअर लैंडस्केप यानी कि जो सीन्स हैं, नेचुरल लैंडस्केप्स हैं, माउंटेन्स, हवा, पानी, ये सब कैसे देंगे उनको, दूषित यानी कि बिल्कुल ही पॉल्यूटेड, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, एंड ऐसा एनवायरनमेंट जो कि बिल्कुल एलिंग हो, बीमार हो, सिक हो, ऐसा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट हम उनको छोड़ करके जाएंगे अगर हम इस अर्थ को बिल्कुल भी जिस हिसाब से हम चल रहे हैं उसी हिसाब से चलते रहे, तो अर्थ ही क्या हो जाएगी, एक दिन बिल्कुल एलिंग एनवायरनमेंट, एलिंग बन जाएगी, बीमार हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, अपने सक्सेसर्स के लिए, अगर हम नहीं चाहते कि अर्थ ड्राई हो, डिजर्ट्स इंक्रीज हो, लैंडस्केप्स पुअर होते जाएं डे बाय डे, तो हमको क्या करना है, हमको हमारी अर्थ को क्या करना है, केयरटेकर बन के रहना है, ना कि उस पे डोमिनेशन रखना है। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन हैज लिस्टेड अर्थ्स 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने लिस्ट किए 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। दीज आर, कौन कौन से थे ये, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। तो ये 4 जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स इन्होंने बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसको आप अंडरलाइन अपन भी कर लेते हैं। ओके, कौन कौन से बताए, फिशरीज यानी कि मत्स्य पालन, मछली से रिलेटेड, देन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, क्रॉपलैंड्स। तो ये सारे इन्होंने 4 जो हैं ये बायोलॉजी से रिलेटेड 4 प्रणालियों की सूची हमको बताई है, लिस्ट बताई है, एंड ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, हमारी अर्थ का क्या है, बेस है। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक सिस्टम। हमारी जो आर्थिक प्रणाली है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसका बेस यही चीजें हैं। फिशरीज नहीं होगी, फॉरेस्ट नहीं होंगे, एंड क्रॉपलैंड्स नहीं होंगे, तो ग्रासलैंड्स नहीं होंगे, तो कैसे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। दे सप्लाई अस फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए क्या करते हैं, फूड एंड रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड दीज सिस्टम्स आर रीचिंग अनसस्टेनेबल लेवल। लेकिन अगर अपन देखें तो बहुत बड़े लार्ज एरिया पे, वर्ल्ड के लार्ज एरिया पे ये सारे सिस्टम्स जो हैं अनसस्टेनेबल लेवल की तरफ जा रहे हैं। अनसस्टेनेबल का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं, ऐसा डेवलपमेंट जो लंबे टाइम तक कंटिन्यू हो, लेकिन ये लंबे टाइम तक कंटिन्यू होने वाला सिस्टम नहीं है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रेस, हम सब की वजह से। देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग डैमेज्ड। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा
खतरनाक है, खतरे में है, यू कैन से। हम जो चीजें उगा रहे हैं उससे क्या कर रहे हैं, डे बाय डे हमारी जो अर्थ है उसको नुकसान पहुंच रहा है। सो देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग डैमेज्ड, धरती की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हमने खतरे में डाल दिया है। व्हेन दिस हैपन्स फिशरीज ब्रेक डाउन, और जब ऐसा होता है अनसस्टेनेबल लेवल की तरफ जब धरती बढ़ती है तो क्या होता है, फिशरीज ब्रेक डाउन, फॉरेस्ट डिसअपियर, ग्रासलैंड्स आर चेंज्ड इनटू बैरन वेस्ट लैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स बिकम वर्स। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, मछली पालन यानी कि फिशरीज जो है उसका क्षय हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। वन जो है, फॉरेस्ट है जो, वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर, गायब यानी अदृश्य हो जाते हैं। ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स जो है वो किस में चेंज हो जाएंगे, बंजर उबड़ खाबड़ जमीन में चेंज हो जाएंगे। एंड जो फसलें हैं हमारी वो क्या है, वो भी खराब हो जाएंगी। ओवरफिशिंग इज कॉमन इन प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, एंड हम क्या कर रहे हैं, डे बाय डे हम ओवरफिशिंग कर रहे हैं। ओवरफिशिंग का मतलब डे बाय डे हम मछलियों को पकड़ रहे हैं, किसके लिए, हमारी प्रोटीन की नीड को पूरा करने के लिए, बिकॉज उतना बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होता है फिशेज में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ओवरफिशिंग। इन पुअर कंट्रीज में जो लोकल फॉरेस्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, किसके लिए, ताकि कुकिंग के लिए फ्यूल लिया जा सके, यानी कि लकड़ी ली जा सके। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, डेली जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको खत्म करते जा रहे हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर वियरिंग अवे एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर, और एक साल में 40 to 50 मिलियन जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो क्या है, खत्म होते जा रहे हैं। वियर अवे यानी कि खत्म होते जाना। द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग, काउ डंग मतलब गोबर, फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। जो गाय का गोबर है वो क्या है, धरती के लिए एक नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, धरती को उससे भी डिप्राइव कर रहे हैं। डिप्राइव का मतलब वंचित, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, उस काउ डंग से क्या बना लेते हैं, उपले। जब आप छोटे होगे तो आपने पढ़ा होगा काऊ के ऐसे में, तो काउडंग से क्या किया जाता है, काउडंग से छोटे छोटे उपले बनते हैं एंड उनको जलाया जाता है। तो हम फ्यूल के लिए काउडंग को भी यूज कर रहे हैं, विच इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर। और ये नेचुरल फर्टिलाइजर अगर धरती में जाए तो क्या होगा, धरती की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको अपने फ्यूल के लिए यूज कर रहे हैं। सो ओवर द लास्ट 4 decades इंडियाज फॉरेस्ट हैव रीच डिजास्टर्स एग्जॉशन। तो हमारे पिछले 4 दशकों में, डिकेट्स का मतलब 10 साल, तो 4 दशकों में क्या हो रहा है, इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ही डिजास्टर्स एग्जॉशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि खत्म होते जा रहे हैं, बहुत ही तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। हमारे जो पतन होता जा रहा है, यू कैन से, हमारे फॉरेस्ट्स का। इंडिया इज लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ईयर, और इंडिया में 3.7 मिलियन एकड़ एक साल में खत्म हो जाता है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली नेम्ड फॉरेस्ट लैंड आर ऑलमोस्ट ट्रीलेस, और बहुत बड़े बड़े एरियाज जिनको हम फॉरेस्ट लैंड्स बोलते हैं वो पूरी तरह से, हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो ट्रीलेस हो गए हैं, यानी कि वहां पे ट्रीज हैं ही नहीं। A UN study warns that environment has deteriorated. Deteriorated का मतलब खराब हो जाना, quite badly in many of the 88 countries investigated. 88 कंट्रीज के इन्वेस्टिगेशन में ये देखा गया है, यूएन की एक स्टडी है, उसने ये वार्न किया है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बुरी तरह से क्या हो रहा है, डिटीरियोरेट होता जा रहा है, बहुत बुरी तरह से खराब होता जा रहा है। बहुत सारी जो 88 कंट्री का इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें ये पाया गया कि डे बाय डे ये खत्म होता जा रहा है। सो the growth of the world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन रेज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से क्या होता जा रहा है, डिस्टॉर्टिंग यानी कि खराब होता जा रहा है, किसका, ह्यूमन सोसाइटी का जो फ्यूचर है वो खराब होता जा रहा है। चेंजिंग शेप यानी कि आप कह सकते हो विकृत होता जा रहा है। क्या, जिस वर्ल्ड पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ह्यूमन सोसाइटी क्या है,
डिस्टॉर्टिंग यानी कि विकृत, चेंजिंग शेप में होती जा रही है। अगर ये एग्जामिन जो हमने किया, इन्वेस्टिगेशन करी, उसमें हमको पता चला कि ये सारी कंडीशंस जो है वो दे आर बिकमिंग डिटीरियोरेटेड। ये डिटीरियोरेटेड का मीन्स है बिकम वर्स, खराब होती जा रही है। मैनकाइंड रीच द फर्स्ट बिलियन मार्क इन मोर देन अ मिलियन ईयर्स। और मैनकाइंड यानी कि हमारी जो मानवता है वो फर्स्ट बिलियन यानी कि मानवता जो थी उसको पहला अरब यानी 1 बिलियन का जो लेवल था वहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा था? 10 साल से भी 10 लाख साल से भी ज्यादा का टाइम लगा था। और ये वर्ल्ड की 1800 से लेकर के इतनी पॉपुलेशन 1800 में थी, लेकिन बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड। लेकिन क्या हुआ? 1900 तक क्या हो गया था? एक और बिलियन यानी कि 10 अरब जो था वो जुड़ गया इसमें, किसमें? हमारी पॉपुलेशन में। तो मीन्स कहने का ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है? ग्रो होती जा रही है। पॉपुलेशन का क्या होता जा रहा है? एक्सप्लोजन होता जा रहा है। The 20th century has added another, और इस 20वीं शताब्दी में क्या हो गया? 3.7 बिलियन और ऐड हो गए। तो आप देखिए टाइमली क्या होता जा रहा है, पीपल ऐड होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन का विस्फोट होता जा रहा है। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियंस। और प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर अपन देखें तो अनुमान लगाया गया है कितनी है? 5.7 बिलियंस। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन। और हर चौथे दिन अगर देखा जाए तो 1 मिलियन पीपल और ऐड हो जाते हैं हमारी पॉपुलेशन में। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या है, हमारी फर्टिलिटी जो है, भूमि की उर्वरकता जो है वो क्या होती जाती है? गिरती जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा उगाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो हमारी धरती है उसमें क्या डालते हैं? बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे केमिकल्स, और उससे क्या होता है? फर्टिलिटी, उपजाऊपन जो है धरती का वो खत्म होता जाता है। लेकिन हमको किससे मतलब है? हमको हमारी इनकम से मतलब है। इनकम तो रेज हो जाती है, एजुकेशन भी बढ़ जाती है, हेल्थ इंप्रूव होती है, लेकिन क्या होता है? हमारी जो भूमि की उर्वरक क्षमता है वो खत्म होती जाती है। डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो हमको क्या करना है? अगर इसी तरह से विकास होता रहा, विकास क्या है? विकास सबसे अच्छा निरोधक है, यू कैन से। However, development may not be possible if population goes on increasing at this rate. लेकिन population अगर इसी तरह से इंक्रीज होती रही तो क्या होगा? डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब पॉपुलेशन पे रोक लगाई जा सकी। तो डेवलपमेंट क्या है? एक बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि निरोधक, रोकने वाला। So, the population of India is estimated to be 920 million in 1994. 1994 में 920 मिलियन थी हमारे इंडिया की पॉपुलेशन. इट इज मोर देन द एंटायर पॉपुलेशंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका पुट टुगेदर. और ये किसके बराबर है? अगर दो साउथ अफ्रीका एंड अमेरिका, साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को मिला लिया जाए तो उससे भी हमारी पॉपुलेशन ये ज्यादा है. ये कब की बात है? 1994 की. एंड नाउ 2020 तो कितनी ज्यादा रेज हो गई होगी पॉपुलेशन अब तक. अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स. तो क्या होगा? जब तक हमारी पॉपुलेशन पे हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें. तब तक क्या है? हमारी जो होप है, किसकी? हमारी जो जीने की आशा है वो खत्म हो जाएगी. अगर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया, हम इस धरती पे ढंग से नहीं रह पाएंगे, हमको भूखों मरना पड़ेगा. There is no alternative to voluntary family planning without an ailment of coercion. तो क्या है? हमारे पास और कोई चारा नहीं है और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. हमको क्या करना होगा? वॉलंटरीली क्या करना होगा? फैमिली प्लानिंग करनी होगी. अपने परिवारों को क्या करना होगा? अपने परिवारों को सीमित रखना होगा अगर हमको हमारी धरती को बचाना है तो. देयर इज नो अल्टरनेटिव. ये हमको पता है कि
ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जिससे कि हम अपनी धरती को बचा सके विदाउट पॉपुलेशन कंट्रोल। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ पॉवर्टी। तो ये चॉइस हमारी है कि हमको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है या पॉवर्टी को बढ़ाते जाना है, निर्धनता को बढ़ाते जाना है। वी नोटिस अ सरपासिंग कंसर्न, और ये कंसर्न जो ये विचार है ये हमने नोटिस किया बहुत। अगर हमको जीवित रहना है तो इस कंसर्न को हमको क्या करना होगा, हमको हमारा जो स्पेन है, जो हमारा कंसर्न है, हमारा जो थॉट प्रोवोक करनी है हमको। पीपल आर वरिड नॉट ओनली अबाउट देयर ओन सर्वाइवल बट दैट ऑफ द प्लैनेट एज वेल। क्या है पीपल अब, लेकिन अब पीपल को चिंता केवल अपने सर्वाइवल की नहीं बल्कि किसकी चिंता करनी चाहिए, इस प्लैनेट की भी। केवल और केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए बल्कि किसके बारे में, इस प्लैनेट के बारे में भी साथ साथ सोचना है। पीपल हैव बिगिन टू टेक एन ओवरऑल व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ लाइफ। यानी कि पीपल जो है, पीपल ने लेकिन अब उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है किसके बारे में, ओवरऑल व्यू के बारे में, लाइफ से रिलेटेड ओवरऑल व्यू। यानी कि एक उनका जो सोचने का तरीका है वो क्या हुआ है, वास्ट हुआ है, व्यापक दृष्टि रखने लगे हैं लोग। पीपल हैव बिगन टू टेक ओवरऑल व्यू किस चीज के लिए, लाइफ के बेसिस पे। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। और ये क्या है, ये जो पर्यावरण से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ये हमारे लिए क्या है, भविष्य को संभावित करने वाली है, यानी कि हमारे भविष्य को खतरे में डालने वाली हैं ये सारी एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं। अ न्यू वर्ल्ड विजन हैज इमर्ज्ड एंड अब क्या है, एक नए युग का श्री गणेश हुआ है। इट हैज अशर्ड इन द ईरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ये क्या है, ये किस चीज का ईरा है, ये एरा है रेस्पॉन्सिबिलिटी का एरा है जो कि नया राइज हुआ है, एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, नए युग का जन्म हुआ है। इट इज अ होलिस्टिक व्यू, होलिस्टिक यानी ओवरऑल, यू कैन से संपूर्ण, ये एक संपूर्ण व्यू है। एन इकोलॉजिकल व्यू, और ये क्या है, ये इकोलॉजी यानी हर चीज होनी चाहिए इको फ्रेंडली। हमारी इकोनॉमी भी अगर हम रेज करते हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, नेचुरल बेसिस वाली होनी चाहिए, हमारी प्रकृति से सामंजस्य रखने वाली, जो कि हार्मनी रखे हमारे नेचर से। We now see the world as an integrated whole rather than separate parts. अब हमको हमारे पूरी धरती को, पूरे वर्ल्ड को किस हिसाब से देखना है, इंटीग्रेटेड, या इंटीग्रेटेड यानी कि जुड़ा हुआ, समग्र दृष्टि से देखना है, जबकि ऐसे नहीं देखना है कि वो सेपरेट पार्ट्स में छिन्न भिन्न इधर उधर। तो हमको कैसे देखना है उसको, सेपरेट पार्ट्स में ना देख करके इसकी बजाय हमको उसको इंटीग्रेटेड यानी आपस में जुड़ा हुआ समग्र दृष्टि से देखना है, पृथक भागों में बटा हुआ नहीं देखना है। इंडस्ट्री हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ये जो एरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसमें इंडस्ट्री का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लीडिंग बिजनेसमैन शुड एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंसेस। तो क्या है, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वो इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। किसमें, वातावरण से रिलेटेड जितने भी काम है उनमें उनको एक्सेल, उनको आगे बढ़ना चाहिए। दे कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स, तभी वो क्या कर सकेंगे, एक लीडिंग उभरते हुए मैन्युफैक्चरर बनाने वाले के रूप में आगे बढ़ सकेंगे, निर्माणकर्ताओं के रूप में बढ़ सकेंगे आगे। द वर्ड्स ऑफ मार्गरेट थैचर आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। मार्गरेट थैचर हमेशा एक वर्ड्स कुछ बोलती थी, वो क्या बोलती थी, नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। किसी भी जनरेशन का इस धरती पर पूरा अधिकार, असीमित समय के लिए अधिकार नहीं है, फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। क्या है, हम इस धरती पे हैं किस चीज के लिए, जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, वह हमारे लिए जीवन पर्यंत पूरी लाइफ टाइम के लिए है। तो हमने क्या कर रखा है, इस धरती के लिए एक तरह से हम इसके क्या है, हमको इस पूरा इसका अधिकार है मरम्मत करने का। हमने ये धरती रिपेयरिंग के लिए ले रखी है, लीज पे हमारा, हम इसके एक तरह से टेनेंट हैं, किराएदार हैं।
तो हमने ये धरती लीज पे ले रखी है, हमारा इस पे अधिकार नहीं है। किसके लिए लीज पे है? ये हमारी फ्यूचर जनरेशंस को हमको बहुत अच्छी अवस्था में इस धरती को देना है। तो हमको क्या करना है, हम इस पे अपना अधिकार ना समझ के हम ये समझें कि हम इसके किराएदार हैं एंड हमको इसकी रिपेयरिंग करते रहनी है, मरम्मत करते रहनी है। Mr. Lester Brown, the author of the Global Economic Prospect, rightly observes, we have not inherited this earth. Very, very important statement, guys. ये statement किसका है? Mr. Lester Brown ने बोला है क्या? अपने द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में उन्होंने कहा कि हमने ये जो अर्थ है ये इनहेरिट नहीं करी है। किससे? हमारे एंसेस्टर से, हमारे फोरफादर से, हमारे पूर्वजों से हमने ये विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने उधार लिया है इसको अपनी कमिंग जनरेशन से, आगे आने वाली जनरेशन से हमने इसको उधार लिया है एंड हमारी ड्यूटी है कि हम इसको बहुत अच्छी कंडीशन में रखें। So students, here it sums up. Now in the next video we will discuss all the important question answers of this chapter. So तब तक के लिए bye bye.